कि जितने न जाने कितनी 100 करोड़ की बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं मैंने इस क्षेत्र में बनाई। और जहाँ हम खड़े इसके बगल में एक ऊपर जंगल से बंगाली नाला आता है और बंगाली नाले में दोनों तरफ हमने बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं बनाई। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो जो योजनाएं हमने बनाई थी और जो हमारे उस समय के काम करने वाले लोग रहे हैं, मैं उनको भी स्मरण करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी हमारे निवेदन पर बनाई है कि आज भी 80 से 85% जो बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं थी वो अभी भी सुरक्षित हैं। 24 साल पहले जो नहरों का जाल मैंने यहाँ बिछाया, जो सड़कों का जाल बिछाया, उनमें भी आज 80% से ऊपर सुरक्षित हैं। और जो नए बने हैं वो सब बह गए, टूट गए और उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आवश्यकता इस बात की है कि पेपर लीक हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चा बेरोजगार हो रहा है। हम ऐसा काम करें, ऐसी योजनाएं बनाएं जिनमें उन बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और उनके माँ बापों का आशीर्वाद हमको मिल सके। बहुत समय से आप देख भी रहे होंगे नेपाली फार्म को राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक चौक बनाने की वहाँ पे धरना चल रहा है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, जो वास्तविक हकदार है उनके नाम से बनना चाहिए, किसी राजनीतिक दल के किसी बड़े नेता के नाम से नहीं। इस तरह से अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे छूटे हुए हैं जहाँ बरसात के टाइम पे वहाँ पे तबाही आती है। जिस तरह से जोगी वाला हो गया, साहब नगर हो गया, बहुत तबाही मचती है। यहाँ तक कि बंगाली नाले की वजह से भी काफी तबाही खदरी आप देख लो। और यहाँ तक ये होता है कि जब कभी जंगलों का पानी भी गुमानी वाला इस जगह चला जाता है तो बहुत ही बुरा समय रहता है। क्या इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि आपने काम किया और आपको पता होगा कि क्या होना चाहिए इसके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स, मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, इस वक्त मैं गढ़ी श्यामपुर में हूं और एक यहाँ पे भागवत हो रही है, देवी महापुराण भागवत। और उसी भागवत में पहुंचे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरवीर सजवाण जी, जो अपने समय में कम से कम 70 विधान सभाओं में से 9 विधानसभाओं के विधायक भी रहे हैं और ऋषिकेश में भी इन्होंने काम किया है एक विधायक के रूप में। जिस तरह से अब बरसात होने को है और जो उस समय जो आपने जो सुरक्षा दीवार बनाई थी वो अभी तक है और उसमें मतलब कहीं कहीं पे वो टूट चुकी है, उसके बारे में आप जरा बताइए। देखिए, ये उस समय सौभाग्य था हम लोगों का कि बाढ़ नियंत्रण विभाग मेरे पास रहा। सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग और बाढ़ नियंत्रण और उसके अलावा टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास का विभाग भी मेरे पास रहा। तो बाढ़ नियंत्रण एक ऐसा विभाग है जिसकी आवश्यकता पूरे प्रदेश में तो है, पर ऋषिकेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़ नियंत्रण से लोगों को बचाया जा सकता है, लोगों की खेती को बचाया जा सकता है, लोगों के आपसी को बचाया जा सकता है। और मुझे इस बात का फक्र है कि जितने न जाने कितनी 100 करोड़ की बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं मैंने इस क्षेत्र में बनाई। और जहाँ हम खड़े इसके बगल में एक ऊपर जंगल से बंगाली नाला आता है और बंगाली नाले में दोनों तरफ हमने बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं बनाई। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो जो योजनाएं हमने बनाई थी और जो हमारे उस समय के काम करने वाले लोग रहे हैं, मैं उनको भी स्मरण करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी हमारे निवेदन पर बनाई है कि आज भी 80 से 85% जो बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं थी वो अभी भी सुरक्षित हैं। और जो अभी 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जो बनी होंगी वो सब 80% नष्ट हो गई, क्योंकि क्वालिटी
में ध्यान नहीं दिया गया। और इस बंगाली नाले पर एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि बंगाली नाले पर मैंने 8 पुल बनाए हैं। सब 8 पुलों के बारे में सब भी नहीं जानते होंगे कोई लोग। 8 पुल बनाए हैं और उससे यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ी है। लोग सरलता से आ जा सकते हैं अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में, दोस्तों के बीच में। और उन 8 पुलों से में भी आज लगभग सब सुरक्षित हैं। तो 4% नीचे कहीं क्षति हुई होगी। तो सरकार को चाहिए, यहाँ के विधायक जी को भी चाहिए कि पूरी योजनाओं पर ध्यान दें। छिंदरवाला, साहबनगर और नीचे खदरी की तरफ और गौरी माफी और हरिपुर कला, ये बहुत सी जगह ऐसी हैं जो उस समय अगर बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं नहीं बनती तो कई बस्तियां बह जाती, बस्तियां रहती नहीं। तो आज उन बस्तियों में लोग रह रहे हैं, वहाँ खेती भी कर रहे हैं। तो मैं जब जाता हूँ मुझे खुशी होती है और लोग आशीर्वाद भी देते हैं, याद भी रखते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी देखा है जब पिछले से पिछली बार जब बहुत बाढ़ आई थी, रायवाला में भी बहुत पानी भर चुका था। उस समय हर जगह यहाँ ठाकुरपुर में, छिंदरवाला में सोंग नदी अपने उफान में थी। तो देखा है मैंने कि जो जब मैं गई थी कवरेज पे, तो जो खेतों की जो नहरें हैं वो भी मतलब बहुत अच्छी हालत में हैं। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के लिए जरूरत है, वहाँ मरम्मत की जरूरत है, लेकिन फिर भी अब आज से 22, 23, 24 साल पहले जो नहरों का जाल मैंने यहाँ बिछाया, जो सड़कों का जाल बिछाया, उनमें भी आज 80% से ऊपर सुरक्षित हैं। और जो नए बने हैं वो सब बह गए, टूट गए और उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हम तो अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करते थे कि भाई काम कोई भी करे, वो 1 करोड़ का करे, 2 करोड़ का करे, 5 करोड़ का करे, पर वो क्वालिटी होनी चाहिए। और हमने निवेदन किया कि भाई जो क्वालिटी नहीं देगा उसको अगली बार काम नहीं मिलेगा। तो इस हमारी लाज भी रखी उन्होंने और बहुत अच्छी क्वालिटी दी है। सड़कों का भी जाल बिछा, नहरों का भी जाल बिछा। और फक्र इस बात का है कि अब तक उत्तराखंड में इन 26 वर्षों में जो सबसे बड़ी योजना आई है वो है एम्स। और एम्स को लाने के लिए मैंने 106 एकड़ जमीन दी है, 106 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई और तब एम्स मिला। मैंने मैरिन ड्राइव बनाया, मैंने शहर के अंदर भी जितनी सड़कें थी और जितनी सिविल लाइन थी वो बनवाई। मतलब आपका जो समय था 2002 के बाद का था, पूरे ये 5 साल आपने दिए और इतना काम आपने किया। मैं चुनौती देता हूँ कि जो काम, घमंड करना अच्छी बात नहीं है और ना ईश्वर कभी दिल में घमंड लाए, किंतु मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो काम मैंने 5 साल में किए यहाँ, वो उसका 1.25 हिस्सा भी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने 20 साल में नहीं कर पाए वो। और जितनी जगह हमने काम किए हैं उतनी जगह पर उन पर बड़ी योजनाओं पर वो पुताई करवा देते तो मुझे खुशी होती। पुताई तक नहीं हो पाई है उसकी, उसका मरम्मत भी नहीं हो पाई है। तो मरम्मत भी होना चाहिए। और मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि हमारी यहाँ की जनता साक्षी है, उनको सब याद है कि हमने जिसको 5 करोड़ 10 करोड़ का काम भी दिया होगा उससे उसके घर में एक चाय भी नहीं पी होगी। इतनी ईमानदारी रही है और इस ईमानदारी के बल पर हम आज भी लोगों के बीच जाते हैं और लोग श्रद्धापूर्वक हमको प्यार करते हैं, गले लगाते हैं। सजवाण जी, जिस तरह से अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे छूटे हुए हैं जहाँ
जहाँ बरसात के टाइम पे वहाँ पे तबाही आती है, जिस तरह से जोगी वाला हो गया, साहब नगर हो गया, बहुत तबाही मचती है। यहाँ तक कि बंगाली नाले की वजह से भी काफी तबाही, खदरी आप देख लो। और यहाँ तक ये होता है कि जब कभी जंगलों का पानी भी गुमानी वाला इस जगह चला जाता है तो बहुत ही बुरा समय रहता है। क्या इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि आपने काम किया और आपको पता होगा कि क्या होना चाहिए इसके लिए। मैं आपको और उत्तराखंड टाइम्स को बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा विषय उठाया है जो यहाँ की जनता की नीड है, और इस विषय पर अगर आप काम करते रहे तो आपका उद्देश्य पूरा होगा और जनता की सुविधाएं के प्रति भी सरकार जागरूक होगी। मैं आज भी जो अधिकारी इन विभागों में हैं, अगर मैंने उनसे भी कोई काम कहा होगा तो मेरी बात टालते नहीं है, क्योंकि मैंने उनको भी प्यार दिया है, उनकी भी मदद की है। तो जिसकी आप मदद करेंगे वो निश्चित रूप से आपका कहना मानेगा। मैं ये चाहूँगा एक बार कि जब आप इस विषय पर काम कर रही हैं तो एक बार आप और हम मिल करके, और वो कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया वो पूरे क्षेत्र में घूमेंगे और जहाँ जहाँ आज इसकी आवश्यकता है। मैंने तो पिछली बार ये वादा किया था कि पिछली बार अगर मुझको टिकट नहीं मिलता है सहयोग से, और इस बार मिलेगा, तो मैं फिर वादा कर रहा हूँ कि हम वहाँ जहाँ से वो नदी आ रही है वहाँ से लेकर साहब नगर के पीछे से लेकर के और नदी के तट तक वहाँ मैरीन ड्राइव बनाएंगे, और मैरीन ड्राइव में के किनारे वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह की रोजगार परक योजनाएं बननी चाहिए। और आज भी इसका कोई सफाई भी नहीं कर रहा है। जब तक नदी के अंदर की सफाई नहीं होगी तब तक बजाय सफाई करने के लोग खुदाई कर रहे हैं। तो उसकी साइंटिफिक सफाई होनी चाहिए कि दोनों तरफ दीवारें लगे, और कई नदियां तो हमारी ऐसी हैं कि दोनों तरफ सड़कें बन सकती हैं, और बीच में उसका वैज्ञानिक रूप से उसका दोहन हो, और वैज्ञानिक दोहन होने के बाद उसका लाभ क्षेत्रीय जनता को भी मिले और गवर्नमेंट को उसका राजस्व भी मिले। इसके अलावा ये तो हो गई बाढ़ सुरक्षा दीवार, इसके अलावा कुछ और योजनाएं हमारे ऋषिकेश के लिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ महिलाओं के लिए या बेटियों के लिए अलग से कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज नहीं है यहाँ पे। ये बहुत आवश्यक है। एक महिला महाविद्यालय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और वो ग्रामीण क्षेत्र में खुलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उनके पास उतने साधन नहीं है, और बेटियां भी सुलभता से उस कॉलेज में पढ़ेंगी, हमें खुशी होगी। और हमें इस बात का फख्र है कि बेटियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं और उनको थोड़ा पुशअप करने की आवश्यकता है। तो एक तो ये है, और कितने वर्षों से संजय झील गैस की तर्ज पड़ी है। संजय झील का विकास भी ऋषिकेश क्षेत्र के विकास के साथ साथ जुड़ना चाहिए, और हरिद्वार से लेकर के और हमने तो खारासूत तक मैरीन ड्राइव बनाया है। तो वो पूरे क्षेत्र में पहले तो बाढ़ नियंत्रण की होगी। दूसरी आवश्यकता है, मैंने 47 किलोमीटर लंबी तार बांध हाथियों को, जंगली जानवरों से जनता को बचाने के लिए, खेती की सुरक्षा के लिए ये बाढ़ लगवाई थी। लोगों ने तोड़ दी और जंगलों में आपासी करने लगे। आपासी करो, किंतु जो सरकारी योजनाएं हैं उनको नुकसान न पहुंचाओ। और इस क्षेत्र में जहाँ बेटियों के लिए काम की जरूरत है, बेटियों के हाथों को काम की जरूरत है, नौजवानों के हाथों को आज आवश्यकता इस बात की है
कि पेपर लीक हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चा बेरोजगार हो रहा है। हम ऐसा काम करें, ऐसी योजनाएं बनाएं जिनमें उन बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और उनके माँ बापों का आशीर्वाद हमको मिल सके। बहुत समय से आप देख भी रहे होंगे नेपाली फार्म को राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक चौक बनाने की वहाँ पे धरना चल रहा है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, जो वास्तविक हकदार है उनके नाम से बनना चाहिए, किसी राजनीतिक दल के किसी बड़े नेता के नाम से नहीं। उन लोगों के नाम से, उन नेताओं के नाम से, उन व्यक्तियों के नाम से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, जिन्होंने देश में हमारा नाम रोशन किया हो, जो उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हों, जिनको 7 दिन की शहादत हुई है, उनके नाम पर ही वहाँ का नाम रखा जाना चाहिए। हम ऐसे किसी व्यक्ति का, जो भारतीय जनता पार्टी भी जिनका नाम रखना चाहती है, हम आदर करते हैं उनका नाम अपने मुख्यालय में रखिए ना, या आपका दफ्तर है वहाँ रखिए। नेताओं का नाम, जिन पार्टियों के जो नेता है उनका नाम का प्रचार प्रसार आप करना चाहते हैं तो उनके अपने मुख्यालय में करें, किंतु यहाँ तो जो हक जिसका बनता है, हकदार को हक मिलना चाहिए। और इसका ये आंदोलन चलेगा, अभी तो थोड़ा सुप्त पड़ा है, तो ये आंदोलन भी चलेगा। और हमको पूरे देश में अगर आज आवश्यकता है तो मेरी बेटियों की सुरक्षा का है। बेटियों की कतई सुरक्षा नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। और यहाँ उत्तराखंड में ही अंकिता भंडारी से लेकर के न जाने कितनी बेटियों की आबरू उतारी गई। और दुख इस बात का है कि जो पार्टी शासन में है उनके लोगों के नाम आ रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ की जनता की जो आग है वो बुझने वाली है। जिस तरह से अभी पेट्रोल के दाम महंगे हुए हैं और महंगाई की भी बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदो, मत पहनो, इस तरह की बातें की जा रही है, तो इसमें क्या कहना है आपका? सोना पहनना हमारी परंपराओं में रहा है। हमारे धार्मिक कार्यों में सोने का बड़ा महत्व है। शादी ब्याह में सोने का आभूषण पहने जाते हैं। और मुझे याद आ रहा है, आपको शायद आज तक किसी ने भी पूरे प्रदेश में ये बात खुलासा नहीं की होगी और मैं कर रहा हूँ। शायद आप पहली होंगी यहाँ पर जो दिखाएंगे लोगों को। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई उनके प्रधानमंत्री हुए और एच.एम. पटेल उस समय के वित्त मंत्री थे। और मोरारजी देसाई के बेटे कांतिभाई देसाई ने और एच.एम. पटेल जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं खोलना चाहता, पर वो सत्ता के नजदीक थे। उन्होंने मिलकर के ये ढिढोरा पिटवाया पूरे देश में कि सोना सस्ता होने जा रहा है। अब आपके घर में 10 तोला है, 20 तोला है, 50 तोला है, 1 किलो है, 2 किलो है, सबने बाजार में दे दिया उस सोना। और वो कुछ घरानों ने, जिनमें कांतिभाई देसाई और एच.एम. पटेल के रिश्तेदार भी थे, उन्होंने वो सोना खरीद दिया। और जब लोगों ने खरीदने की बात कही कि हम खरीदना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सस्ता तो मिलेगा पर 1 किलो से कम नहीं मिलेगा, 50 तोले से कम नहीं मिलेगा किसी को। तो जिसने 10 तोला दिया था उसे सोचा था कि 12 तोले ले लूंगा। तो इस तरह के एक षड्यंत्र हुआ है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मोदी जी की सरकार में भी ठीक उसी तरह का षड्यंत्र हो रहा है। और फिर
इस देश की साख भी सोने पर गिनी जाती है। और उस समय हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने उस साख को बढ़ाया और फिर सोना धीरे धीरे लोगों के बीच में आया। तो मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये सूचना किसी ने आज तक नहीं दी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक को लेकर, इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भी जोर दिया जा रहा है, पर लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन इतने महंगे हैं और उपलब्धता भी बहुत कम है। वो तो जितनी कंपनियों से उनके व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं, मोदी जी जिनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिन जिन कंपनियों को, जिन जिन बड़े उद्योगपतियों को, उनके लिए कोई ना कोई उद्योग ढूंढते हैं, तो उनके लिए ढूंढ रहे हैं। और जो दूसरी गाड़ियां हैं जो अभी साल भर पहले, 6 महीने पहले लोगों ने खरीदी है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका तो खरबों रुपए डूब जाएगा। इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है कि उनके भविष्य का क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सारी बातें आपने समय दिया। और जिस तरह से आज आप देवी महापुराण में आए हैं, पहुंचे हैं गढ़ी श्यामपुर में, क्या कहेंगे, क्या संदेश हमारी जनता को देंगे? देखिए, मैं देवी माँ का भक्त हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि वो शक्ति है। जैसे बिजली का बटन दबाओ तो पूरे घर में रोशनी आती है, ऐसी माँ का की आराधना करो तो वैभव आता है, शक्ति आती है, अच्छे विचार आते हैं और लोगों की सहायता के लिए मन व्याकुल होता है। तो उस माँ को नमन, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री जो कांग्रेस के ऋषिकेश में विधायक रहे हैं। किस तरह से इन्होंने जो ऋषिकेश का जो बाढ़ सुरक्षा दीवार उन्होंने बनाई और आज तक भी वो है, और अभी भी वहाँ पे जरूरत है कि इसी तरह से बाढ़ सुरक्षा दीवार और भी बने, और पूरे जो हमारा क्षेत्र है, घुमाने वाला हो गया, खदरी हो गया, श्यामपुर हो गया और छिदरवाला हो गया और गौरी माफी हो गया, इनको बाढ़ से बचाया जा सके। तो इसी तरह से बने रहिए आप उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश गढ़ी श्यामपुर से रेखा भंडारी।